वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी समय के बाद आज आपके लिए बायोलॉजी का एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, क्योंकि हमने अपनी पूरी तरह से प्रेपरेशन कंप्लीट कर लिया, सारे टॉपिक करवा दिए थे। बट कुछ टॉपिक कन्फ्यूजिंग टाइप रहते हैं जो मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कशन में जारी रख रहा हूँ। जैसे एंडोक्राइनोलॉजी को हमने कवर किया है साथ साथ, और अभी हम ज़्यादा मेन फोकस केमिस्ट्री प्रेपरेशन के ऊपर कर रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री भी कह लो या केमिस्ट्री का भी टॉपिक हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें एंजाइम्स के ऊपर डिटेल में आज बात करेंगे, और इससे रेलेवेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ट्यूटोरियल रहेगा, और पूरा समझने के लिए काइंडली साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे साथ। जो पॉइंट मैं नोट करा रहा हूँ साथ में नोट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम की अगर बात करें तो दे आर ऑर्गेनिक, लिविंग में मिलते हैं ये एंजाइम, एंड नेसेसरी है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड द रेगुलेटरी सब्सटेंस, इसको हम रेगुलेटरी सब्सटेंस कहते हैं, और ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। एंजाइम की जो स्टडी है, इसकी डिस्कवरी के ऊपर बात करें, मैन ने एंजाइम का काफ़ी समय से यूज़ करना शुरू किया। जैसे फर्मेंटिंग द ग्रेप जूस, जो अंगूरों का जो रस होता है उससे शराब बनाते थे। सॉरिंग मिल्क को खट्टा करना, सौर करना, हज़ारों सालों से इसका यूज़ हो रहा। ओवर 100 साल पहले बात करें, जो लुईस पास्चर थे, फ्रांस के केमिस्ट थे एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये प्रोसेसेस वर ब्रॉट अबाउट बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड एंजाइम। कुछ खास तरह के ऑर्गेनिज्म थे जो प्रोसेस फर्मेंटेशन की करवा रहे थे। उनने उनको नाम दिया फर्मेंट्स। तो देन 1897 में एडवर्ड बकनर थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1997 में। फाउंड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जीस्ट ग्लूकोज लाइक द जीस्ट इटसेल्फ विदाउट द लाइंग सेल। फिर एंजाइम टर्म आई थी, पॉइंट हुई थी। तो लिटरली मीन इन जीस्ट, एंजाइम का मीनिंग होता है एंजाइम जीस्ट रिलेटेड है। सो बट नो इट इज़ यूज फॉर ऑल एंजाइम। एंजाइम जो टर्म है अब पक गई है, बट ये रेलिवेंट इतनी टर्म नहीं है। तो इट वाज फॉर द बैकग्राउंड रिलेटेड टू द एंजाइम। नेक्स्ट व्हाट आर द एंजाइम। एंजाइम जो हैं ऑर्गेनिक हैं, मोस्टली प्रोटीनेशियस होते हैं, एंड प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल टू स्पीड अप द स्पॉन्टेनियस बाय केमिकल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं, उसको स्पीड अप करवाते हैं। प्रोसेस ऑफ स्पीडिंग अप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालाइसिस। तो एंजाइम से जो रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं उसको कैटालाइसिस कहते हैं। सब्सटेंस जो स्पीड अप कर देता है उसको कैटालिटिक कंपाउंड या कैटलिस्ट का नाम देते हैं। एंजाइम जो है लिविंग से ही स्क्रीट होते हैं, आपको पता ही है, एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट जो है कोई मेटल्स भी हो सकता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक का। तो बट जो आपके एंजाइम्स हैं वो सिर्फ लिविंग में मिलेंगे, इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। सो रिएक्टेंट इन द एंजाइम, जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। एंड सब्सटेंस जो उससे प्रोड्यूस होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, जब एंजाइम का रिएक्शन हो जाता है जो बाद में मिलता है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी, और इसका जो एक्सपर्ट होता है उसको एंजाइमोलॉजिस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहले है बायोलॉजिकल यूज़। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो लिविंग में होती हैं टाइम टू टाइम। दीज वुड बी नॉर्मली अकर आउटसाइड द सेल ओनली एट टेम्परेचर हाई एनफ टू लिटरली बर्न अप द सेल, और वुड अकर सो लोली एज टू बी यूजलेस, बीइंग अनेबल टू सस्टेन लाइफ। नॉर्मल अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो उससे ज़्यादा हीट से हम करवाते हैं रिएक्शन को। जैसे पानी को हमने उबालना है तो ज़्यादा नीचे से आग लगानी पड़ती है, बीकर को फ्लेम बढ़ानी पड़ती है, इसलिए सेल की जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं उसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बट टेम्परेचर से रिएक्शंस जो हैं इतनी फास्ट नहीं होती, और नॉर्मली विदाउट एंजाइम जो रिएक्शंस है काफ़ी स्लो होती है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। सो एंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर वर्चुअली इंस्टेंटेनियसली करा देते हैं। जी.आर. स्टार्क थे, उन्होंने कैलकुलेट किया था 1 मोल ऑफ द एंजाइम यूरिया एंजाइम के ऊपर बात की थी। वो 30,000 मॉलिक्यूल यूरिया के कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया में बना देता है 1 सेकेंड में। अगर ये एंजाइम ना हो तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें 3 मिलियन ईयर लग जाएंगे इसको तोड़ने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यूरिया है
सबस्ट्रेट है, यूरिन का यूरियास है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। तो यूरियास एंजाइम काफ़ी आपकी रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। तो दिस इज़ फॉर बायोलॉजिकल यूज़। सेकंड, फिजियोलॉजी। एंजाइम जो है फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। एलिमेंट्री कनाल में अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं विच विल स्टार्व विदाउट द एंजाइम। आपकी बॉडी जो है, फूड जो भी आपके अंदर जा रहा है, अगर एंजाइम नहीं होंगे तो आप भूख से मर जाओगे। आपको चाहे जो मर्जी खा लो, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एंजाइम एसेंशियल हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मसल कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए। मिसिंग ऑफ डिफेक्ट ऑफ एंजाइम में भी हार्मफुल। एंजाइम का कोई इफेक्ट हो जाए या अब नॉर्मल हो जाए या ना बने बॉडी में तो हार्मफुल हो सकता है। जैसे शुक्रेज है वो एब्डोमिनल पेन कर देता है, डायरिया हो जाता है पर्सन में जो शुक्रेज खाते हैं। सो एंजाइम जो है मेक द एसेंशियल बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो एसेंशियल बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंजाइम करवाते हैं। डैट इज़ द मेटाबॉलिज्म टू अकर एट द बॉडी टेम्परेचर। जितना आपका बॉडी टेम्परेचर है उसके ऊपर ही आपका जो मेटाबॉलिज्म है एंजाइम की वजह से चलता रहता है। मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में एंजाइम का रोल है, जैसे एलाइजा है, एंजाइम लीक इम्यूनोसॉर्बेंट जो एड्स की डिटेक्शन में काफ़ी यूज़फुल है, ये एंजाइम के रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये ब्लड क्लोट जो जम जाता है ब्लड वेसल्स में उसको डिज़ोल्व कराता है। डिजेस्टिव एंजाइम जो कि जैसे डाइस्टेज है, अदर एंजाइम्स हैं वो डिजेस्टिव हेल्प करवाते हैं जब डिजेस्टिव एंजाइम नहीं बनते। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लियस लाइगेज, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करते हैं, मैंने पहले बता दिया इसका। इंडस्ट्रियल यूज़ है, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में इसका यूज़ है, चीज़ बनाने में इसका यूज़ है, डिटर्जेंट, क्लीनिंग ऑफ हाइड, क्लियरिंग ऑफ यूज़। बेबी फूड जो है एंजाइमेटिक होता है, प्री डाइजेस्टेड होता है। बेस्ट ट्रीटमेंट, जो बेस्ट है जो ट्रीटमेंट करना है आपका ना वेस्ट वाटर का, उसका भी एंजाइमेटिक ही एक्शन होता है। बैक्टीरिया इन द बॉक्स ऑफ कैट्स लिटर, जो बेस्ट मैटर है, प्रोड्यूस द एंजाइम यूरिएज विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया। तो ये हेल्प करते हैं। एंजाइम आल्सो यूज इन रेटिंग ऑफ फाइबर, डी गमिंग ऑफ द सिल्क, फूड प्रोसेसिंग एंड केमिकल सिंथेसिस। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इन द वेरियस फील्ड। नेक्स्ट हम सोर्स के ऊपर बात करेंगे, एंजाइम मिलते कहाँ से। एंजाइम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, बैसिलस, फंगस है, एस्पेरिजिलस। एफर्ट्स आर मेड इंजीनियर टू प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एंजाइम। अब एंजाइम हम ऐसे बना रहे हैं जो लैब में बन रहे हैं, जीन को आइसोलेट कर रही है। जो कोई पर्टिकुलर एंजाइम बनाते हैं तो हम लैब में बना लेते हैं। हो एंजाइम स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम कैसे काम करते हैं? बेसिकली कोई रिएक्शन करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इन द पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल ईच जो सबस्ट्रेट है मेजॉरिटी ऑफ हैव एवरेज किनेटिक एनर्जी, सम हैव हायर सम हैव लोअर। कहीं की किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है, कहीं की कम होती है रिएक्टेंट के। अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर ओनली द मॉलिक्यूल जिसकी हाई एनर्जी होती है वो रिएक्शन में आते हैं, कोलिजन करते हैं। हीट इंक्रीज द किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कॉजिंग कोलिजन। ऑन द अदर मेथड क्विकन ऐड एंजाइम। हीट बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। सेकंड मेथड इसका है एंजाइम। एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है टेम्परेचर नॉर्मल के ऊपर, इसलिए जो एंजाइम है अपना काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। इसलिए नॉर्मल कम एनर्जी में, कम काइनेटिक एनर्जी में भी कोलिजन हो जाती है और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन जाते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन। इट इज़ सरप्राइजिंग टू नो डैट ओवर 1000 डिफरेंट केमिकल जो रिएक्शंस हैं एट ए गिवन टाइम इन ए सेल जो है, एवरेज जो डायामीटर है सेल का 20 माइक्रोमीटर है, उसके अंदर चल रही है सेकंड के हिसाब से। सो ईच ऑफ दीज जो है कैटालाइज बाय स्पेसिफिक एंजाइम। हाउ डज सेल नो अबाउट द एंजाइम टू प्रोड्यूस? कैसे पता चलता है? डीएनए ईच सेल कंटेन इंफॉर्मेशन। आपको पता ही है, मैं सेंट्रल डॉगमा करवा दिया है। डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, पर एंजाइम प्रोड्यूस करवा देता है। रिक्वायरमेंट प्रोटीन बनती है, वो एंजाइमेटिक कन्फर्मेशन में बन जाती है। ये आपको करवाया है, प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन करवाया, तो उसमें आपको आता ही होगा। अब एंजाइम एक्शन की साइट क्या है? ऑल द एंजाइम जो हैं प्रोड्यूस इन द लिविंग सेल। अबाउट 2000 एंजाइम जो रिकॉर्डेड हो चुके हैं। तो दो तरह के हैं विद रिगार्ड टू द साइट, जैसे इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। सेल के अंदर है वो इंट्रा सेलुलर हैं, जो सेल के अंदर रहते हैं वहाँ काम करते हैं, इंट्रा सेलुलर होते हैं वो। सर्टेन एंजाइम आर बॉन्ड इन पार्टिकल सच एज द राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम है। रेस्पिरेटरी एंजाइम है जो लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं।
ये अंदर मिलते हैं इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर मिलेंगे, गट के अंदर मिलेंगे, उसको एक्सोएंजाइम कहेंगे। जो कि सलाइवरी के हैं, गैस्ट्रिक के हैं, लीवर के हैं, पैनक्रियाटिक हैं, जो सारे एंजाइम हैं ये आपके क्या हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। एंजाइम जो है रिटेन करते हैं कैटालिटिक एक्शन इवन आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सेल। कई ऐसे एंजाइम है अगर बाहर में निकाल दें तो फिर भी काम करते हैं, जैसे रेनिन टैबलेट है, इसमें रेनिन हार्मोन एंजाइम होता है जो कि काल्फ जो बछड़े के स्टमक से लिया हुआ है, जो मिल्क को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ फॉर द टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ एक ग्राफ बना है, यहाँ से आप देख सकते हो रिएक्शंस, ये रिएक्टेंट्स हैं, उसकी फ्री एनर्जी है, ये एंजाइम के थ्रू हो रही है, ये विदाउट एंजाइम हो रही है। बिना एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जहाँ कम लग रही है, तो इसलिए एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी लो करते हैं। केमिकल नेचर क्या है एंजाइम का, जो केमिकली जो मोस्ट एंजाइम है प्रोटीन्स हैं, दे हैव स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। मैनी एंजाइम जो है इसमें नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, जिसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है एंजाइम के साथ उसको कोफैक्टर कहते हैं। वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी। जैसे आयरन पोरफायरिन कम्प्लेक्स है, कोफैक्टर बनाता है साइटोक्रोम का। जो आयरन +2 है जो कोफैक्टर है ऑफ द एंजाइम कैटालेज। रोल ऑफ कोफैक्टर जो है आगे दिया हुआ है। एंजाइम विच फंक्शन विदाउट कोफैक्टर, जिसको कोई कोफैक्टर की लोड नहीं है वो सिंपल एंजाइम होता है, तो जिससे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, माइलेज है। अदर एंजाइम है जिसको कोफैक्टर चाहिए वो कंजुगेटेड एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम सिस्टम से काम करते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अगर कोफैक्टर जो आपका इनऑर्गेनिक है पार्ट्स है जो एंजाइम के साथ, उसको कोफैक्टर कहेंगे। अगर ऑर्गेनिक पार्ट है उसको को एंजाइम कहते हैं। को एंजाइम भी आप लिख लीजिए। अगर ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ा है एंजाइम के साथ जो उसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है तो वो क्या होगा, को एंजाइम। अगर ऑर्गेनिक ग्रुप है, अगर इनऑर्गेनिक है तो वो कोफैक्टर होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है एंजाइम की, केमिकल नेचर। एंजाइम जो बेसिकली केमिकल्स के बने होते हैं, प्रोटीनेशियस ग्लोबुलर प्रोटीन्स के होते हैं, तो इसमें नॉन प्रोटीन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट भी होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होता है और डाल्टन में करते हैं, जैसे 6000 है फॉर बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन, 46 लाख है फॉर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। केमिकल एक्टिविटी, एंजाइम डू नॉट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन बट एक्सेलरेट, कोई भी रिएक्शन करते ही नहीं है जी, उसको बढ़ाते हैं। सो ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल एंड ब्रिंग अबाउट द स्मॉल मॉलिक्यूल टुगेदर टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होल ग्रुप, जैसे अमाइनो ग्रुप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, ये अलग अलग इसके काम है। बाकी इसकी क्लासिफिकेशन जब होंगी तो मैं आपको करवा दूंगा। चेंजलेस फॉर्म, एंजाइम जो कंबाइन टेम्परेली विद द सबस्ट्रेट आर डू नॉट कंज्यूम और चेंज परमानेंटली इन द रिएक्शन और कैटलिस्ट, नाइदर देयर प्रेजेंस अल्टर द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो एंजाइम जो है, एंजाइम का काम होता है अपना काम करना और निकल जाना। एंजाइम काम करवा देते हैं, बिचौले का काम करते हैं, उसको कोई चेंज नहीं आता, बाद में निकल जाते हैं। यानी एंजाइम की कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, उसकी वही कन्फर्मेशन रहती है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जो एंजाइम है कंट्रोल्ड रिएक्शन जो बेसिकली रिवर्सिबल होती हैं। एंजाइम अफेक्ट ओनली द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन नोट द डायरेक्शन, सिर्फ रिएक्शन का रेट अफेक्ट करते हैं, डायरेक्शन नहीं करते। दे कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन आइदर डायरेक्ट, जैसे लाइपेज है कैन कैटालाइज स्प्लिटिंग ऑफ द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनटू फैट, उससे उलट भी कर देता है, कन्वर्ज भी कर देता है। होएवर रिवर्शन में बी चेक बाय मूविंग द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम रिएक्शन एज क्विकली एज दे आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है हाई एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा काम करते हैं, इसका टर्नओवर ज़्यादा है। टर्नओवर जो है नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट जो है कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं पर मिनट, उसको इसका टर्नओवर कहते हैं। कितने का एक मिनट में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बना देता है एंजाइम, उसका टर्नओवर है। जैसे कैटलिज है फ्रॉम द कैटल लीवर, वो 50 लाख मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तोड़ देगा 1 मिनट में 0 डिग्री पे पर। टर्नओवर ऑफ कैटलाइज जो 50 लाख है 0 पर, तो अलग अलग का अलग है। एक्शन स्पेसिफिसिटी, एंजाइम जो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं, सारे एंजाइम एक सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकते। टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है, थर्मल लाइवल है, सेंसिटिव होते हैं। बेस्ट जो इसका ऑप्टिमम है 35 से 40 डिग्री है, तो 80 से ऊपर बढ़ जाए तो एक्टिविटी इसकी कम हो जाती है, एंजाइम जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। पीएच के ऊपर भी काम करते हैं, पीएच सेंसिटिविटी होती है कि एसटी के ऊपर काम करेंगे कि बेसिक के ऊपर। ऑप्टिमम 6 से 8 होती है। डिक्रीज़ पीएच हो जाए तो काम रुक जाएगा, बढ़ जाए फिर भी रुक जाएगा।
जैसे पेप्सिन है जे स्टमक में काम करता है 2 pH के ऊपर। हाई pH जो दिस हाई pH जो डिजनरेट द मोस्ट एंजाइम बट पेप्सिन अडाप्टेड। पेप्सिन को कोई काम ख़तरा नहीं है इसके, क्योंकि इसके लिए अडाप्टेड है जो pH। अगर अदर के एंजाइम्स हैं वो इतनी pH के ऊपर डीनेचर हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद है टीम वर्क। एंजाइम जनरली वर्क करते हैं टीम में, सेल में। प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन सर्विंग द सबस्ट्रेट टू नेक्स्ट, यानी एक एंजाइम ने रिएक्टेंट को तोड़ दिया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बना दिया, फिर इसके ऊपर दूसरा काम करता है, फिर तीसरा काम करता है, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। जैसे जर्मिनेटिंग शीट है, जैसे स्टार्च है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है 2 एंजाइम अमाइलेज एंड माल्टेज। माइलेज जो है स्टार्च को डबल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, फिर जो माल्टेज इसके ऊपर काम करता है सिंगल शुगर के ऊपर। तो एक एंजाइम दूसरे को कम कर रहा है। डिस्ट्रक्शन बाय पॉइजन, एंजाइम जो है पॉइजन से डिस्ट्रक्टेड हो जाते हैं, जैसे साइनाइड है, आइडोएस्टिक एसिड है। साइनाइड पॉइजनिंग ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी साइटोक्रोम बाय साइनाइड। रेस्पिरेटरी एक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल के अंदर बाहर। तो अगर उसमें इनहिबिशन हो जाए साइनाइड की वजह से तो डेथ हो जाती है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रक्शन। बट आर द राइबोजाइम, जो राइबोजाइम बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, तो उसको राइबोजाइम कहते हैं। दिस फैक्ट डिसप्रूव द लॉन्ग हेल्ड दैट द ओनली प्रोटीन आर एंजाइम। इससे ये फैक्ट ख़त्म हो गया कि सिर्फ प्रोटीन ही एंजाइम है, राइबोसोम भी एंजाइम का काम करता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड एंजाइम, सिमिलरिटी क्या है? क्वांटिटी, बोथ जो है माइन्यूट क्वांटिटी में काम करते हैं। मोथ रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कराते, सिर्फ इंक्रीज़ कराते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम कराते हैं। टेम्परेरी कम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको ES कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। रिपीटेड बार बार यूज़ हो सकते हैं। ये इसमें सिमिलरिटीज़ है एंजाइम एंड कैटलिस्ट में। उसके बाद है अनचेंज एंड प्रोडक्ट रिवर्सिबिलिटी हो जाती है इसमें। डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस यहाँ पढ़ सकते हैं आप, ये यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप खुद अपने आप रीडिंग ले लीजिए। बहुत अच्छी ये दामी की बुक है, प्रदीप की, बहुत अच्छा दिया हुआ है। बेसिक्स आपको आइडिया से हो जाएगा, काफ़ी डिटेल में है ये। और अगर आपने ये ट्यूटोरियल ध्यान से सुना है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे एंजाइम से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, होप करता हूँ। नेक्स्ट है मोड ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। आगे है मोड ऑफ एक्शन। एंजाइम के 2 मैकेनिज़्म दिए हुए हैं, लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट। लॉक एंड की जो मेथड था एमिलिश फिशर ने दिया था 1894 में। तो इसमें कहा था कि जैसे लॉक किसी की से ही खुलता है, वैसे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है। तो जो एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाता है उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम में हैव कंबाइन 2 स्मॉल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू 1 लार्ज प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और में स्प्लिट द लार्ज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर। लार्ज को स्मॉलर में भी तोड़ सकता है। तो यहाँ लॉक एंड की का मेथड है, जो एंजाइम है इसके 2 सबस्ट्रेट हैं, एक यहाँ बाइंड कर रहा है कि यहाँ, दोनों की कन्फर्मेशन सेम है, तो इसलिए ऐसे ये बाइंड करता है। तो यहाँ ये बाइंड नहीं करेगा, इसमें ये फिट नहीं होगा। इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जब बन जाता है, और इट इज़ फॉर द आई हैव टोल्ड यू लॉक एंड की मेथड। तो इसमें जो साइज, शेप एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ अमीनो एसिड आर ग्रुप होते हैं एट द एक्टिव साइड एंड डिटरमिन्ड विच सबस्ट्रेट कैन फिट। यानी एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप से मैच कर जाते हैं और वहाँ उसको अट्रैक्शन हो जाती है, इसलिए वो फिट हो जाते हैं। यानी जो अनफिट हो रहा है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है मैच नहीं करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जब ये बन जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए रिएक्शंस होती है फास्टली, फिर अलग अलग होके प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम निकल जाता है। सिंगल जो मॉलिक्यूल है उसका फास्टेस्ट नॉन जो एंजाइम है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, आरबीसी में मिलता है। हाइड्रेट कर जो सेल में 36 मिलियन जो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनिक एसिड में बना देता है 1 मिनट में। सबसे फास्ट एंजाइम का है ये। एंजाइम मॉलिक्यूल जो है अपने आप अनफेक्टेड होते हैं, ओनली प्रोवाइड यूनिक स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करके रिएक्ट करता है। फॉर द शॉर्ट पीरियड जो प्रोडक्ट रिमेन जॉइंट टू एंजाइम्स को कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। सून आफ्टर जो प्रोडक्ट निकल जाता है एंजाइम निकल जाता है। यानी क्या होगा लॉक एंड की के अकॉर्डिंग, एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा,
फिर एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट से प्रोडक्ट एंजाइम अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद आती हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन, यानी इसमें रिएक्शन दो है, कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग। जब बन गया फिर दोनों टूट जाएंगे। इंड्यूस फिट मैकेनिज्म जो था ये कोशलैंड ने दिया था, डेलेनी कोशलैंड। उसने कहा था जो देयर इज़ एन इंटरमीडिएट कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन साइट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। एक ट्रांजिशन साइट आती है। इन दिस द ओल्ड केमिकल बॉन्ड जो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड जो है बन जाते हैं। सो यहाँ ये लोखंड की हाइपोथेसिस है, ये इंड्यूस फिट है। यह एंजाइम है, सबस्ट्रेट अप्रोच द एंजाइम एक्टिव साइट यहाँ अप्रोच हो रहा है। एंजाइम पुल द एटम ऑफ द सबस्ट्रेट वाइन टुगेदर एंड लीव द प्रोडक्ट। तो इसमें दो बेसिकली साइट्स होती हैं इसके अकॉर्डिंग, आगे दिया होगा। द एक्टिव साइट जो है डज नॉट हैव रिजिड लॉक एंड की कन्फर्मेशन एज एक्टिव सबस्ट्रेट इंटर द साइट दे इंड्यूस द एंजाइम टू चेंज इट्स शेप so that the active site fit more closely around the substrate. So this induce fit like a clasping handshake, जैसे हैंडशेक है, जैसे हैंडशेक करते हो तो धीरे धीरे आपके पास हैंड आता है तो आपका हैंड उसको पकड़ लेता है, तो वैसे है। induce fit is possible because of flexibility of certain protein. The tight fit conformation hold the substrate at the correct angle for the reaction. तो enzyme also pull the substrate bond and loosen them. उसको तोड़ता भी है बॉन्ड को तो लूज़ भी करता है। दिस ब्रिंग द सबस्ट्रेट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, उसमें इसकी एनर्जी लो हो जाती है। इन द अनस्टेबल ट्रांजिशन जो स्टेट आती है एंजाइम पुल करता है एटम ऑफ ईच सबस्ट्रेट द प्रोडक्ट जो डैट फिट द लास्ट कन्फर्मेशन एंड एक्टिव साइट लीव द एंजाइम मॉलिक्यूल देन द डिटैच एटम कंबाइन एंड लीव द एंजाइम। तो यहाँ एक चीज़ नहीं दी, जहाँ एक एक्टिव साइट होती है, एक होती है बटरेस्टिंग साइट। बटरेसिंग साइट होती है जो पकड़ना, बटरेसिंग का मीनिंग होता है पकड़ना, यानी इंड्यूस फिटिंग के मीनिंग होता है एक तो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट को पकड़ना भी जरूरी है रिएक्शन हो, तो पकड़ने वाले जो साइट्स होती है जिसके ऊपर फिट हो जाता है उसको कहते हैं बटरेस्टिंग साइट। दिस इज़ फॉर द इंड्यूस फिट। उसके बाद आते हैं आइसोजाइम। आइसोजाइम होते हैं जे दे हैव सर्टेन एंजाइम विच हैव स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट हैज सिमिलर कैटालिटिक फंक्शन। कैटालाइसिस सेम करते हैं बट मॉलिक्यूलर सिस्टम अलग होता है। सच एंजाइम इसको आइसोजाइम कहेंगे या आइसोजाइम कहेंगे। मोर देन 100 एंजाइम जो नोन टू हैव आइसोजाइम, जहाँ गुड एग्जांपल आइसोजाइम की लैक्टिक डिहाइड्रोजनेट LDH कैटालाइज चेंज द पायरुवेट इनटू लैक्टेट। जब 5 तरह के होते हैं ह्यूमन में, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज हैव 4 आइसोजाइम in the maize. Isozyme differ in the optimal activity and enable the organism to adapt the various environment conditions. आई होप आइसोजाइम आपको समझ हो गया होगा। उसके बाद सब यूनिट एसोसिएशन विद एंजाइम। जो एंजाइम है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है कुछ नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस के साथ। जो सब्सटेंस ऑलरेडी मेंशन किए इसको कोफैक्टर कहते हैं। सिंपल मेटल भी हो सकता है जैसे मैग्नीशियम एंड पोटाशियम है, और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। जो एंजाइम जो इसके प्रेजेंस में काम करता है किसी कोफैक्टर के, उसको कहते हैं एपोजाइम। जो एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कोफैक्टर विच इज़ ईजिली सेपरेट फ्रॉम द एपोजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। यानी जो इसमें अगर ऑर्गेनिक जुड़ा है एपोजाइम से उसको कोएंजाइम कहेंगे, अगर इनऑर्गेनिक उसको प्रोस्टैटिक ग्रुप कहेंगे। बायोटीन कार्बोक्सिलेज हीम हीमोग्लोबिन में आयरन है, ये प्रोस्टैटिक ग्रुप होगा। सो एपोजाइम में क्या आ गया, मिनरलाइन प्रोस्टैटिक ग्रुप या क्रोएंजाइम, तो फिर पूरा क्या बन जाएगा ये होलोजाइम। एपो प्लस कोफैक्टर मिलके क्या बना देते हैं होलोजाइम। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर ओफन कंटेन सम विटामिन। कई ऑर्गेनिक कोफैक्टर जैसे कोएंजाइम में विटामिन होते हैं जैसे थायामीन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन ए पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल। जैसे कोएंजाइम NAD एंड FAD, इसमें निकोटिनामाइड एंड फ्लेविन होता है। इसमें कोफैक्टर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इसमें कोफैक्टर कम चाहिए बिकॉज द एंजाइम दे कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन। माइक्रोन्यूट्रिएंट और द ट्रेस एलिमेंट एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म मोस्टली एक्ट एज कोफैक्टर फॉर एंजाइम। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कोफैक्टर का ही काम करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को असिस्ट कराते हैं। दे एड द बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द सेल, जो मिलर न्यूट्रिशन की बात कर रहा था। ऑर्गेनिक कोफैक्टर डायरेक्टली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी
that is they form the functional part of the active site of enzyme. They act as the carrier of chemical group atom और इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप को लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का कैरियर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराते हैं. सो देयर आर द 3 कैटेगराइज ऑफ कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक, प्रोस्टैटिक एंड कोएंजाइम. 3 तरह के ये होते हैं. तो यहाँ देख लीजिए, ये एंजाइम है, एक्टिव साइट है, कोफैक्टर है, जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ऐसे बन जाता है. उसके बाद एपोजाइम एंड कोएंजाइम. एपोजाइम क्या होता है? एंजाइम है विच एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर. कोएंजाइम होता है सम मेटल आयन एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एपोजाइम से फिट होते हैं. ये प्रोटीन है, ये नॉन प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन भी होता है. स्पेसिफिक फॉर एंजाइम सिस्टम, कैन वर्क विद मैनी एंजाइम, यानी कोएंजाइम कईयों के साथ जुड़ जाता है. एपोजाइम प्रोडक्ट कंडक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कोफैक्टर मोल्ड द एंजाइम एक्टिविटी. एपोजाइम थर्मोलाइबल है, कोफैक्टर थर्मोस्टेबल है. बाकी एंजाइम की एक्टिविटीज़ को कौन इफेक्ट करता है? जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो स्टीरली इंक्रीज़ करता है जितना एंजाइम आप डालोगे. सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डालने से भी एक्टिविटी बढ़ जाती है. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एस है, वेलोसिटी रिएक्शन की बढ़ाते हैं, इसको बी कहते हैं, प्रोडक्ट कन्वर्ज होता है. होएवर रेट ऑफ द रिएक्शन रीचेस द मैक्सिमम हो जाता है सबस्ट्रेट की कंसर्न, उसके बाद बढ़ाई जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एट दिस स्टेज द एक्टिव साइट ऑफ ऑल द जो एंजाइम है वो ऑक्यूपाइड हो जाती है, उसके बाद सबस्ट्रेट का कोई काम नहीं होता. तो यहाँ देख सकते हो इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ वेलोसिटी. ये एंजाइम कंसंट्रेशन जब वेलोसिटी यहाँ तक बढ़ गई, उसके बाद फिर रिटार्ड होनी शुरू हो जाएगी. इसके लिए मिशेलिस मेंस जो मेंटन कांस्टेंट है इक्वेशंस बनी थी, उसको समझाने के लिए एंजाइम की रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है. तो इसमें बताया था द रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. एट द लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो बी है प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट, यानी जब कंसंट्रेशन कम होगी तो जितना सबस्ट्रेट होगा उतनी रिएक्शन चेंज होगी. बट जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो फॉल हो जाती है, उसके बाद ये बढ़ती नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं होती. विद द फर्दर इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट हो जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से. इसको ध्यान से समझिएगा. द एंजाइम एट दिस स्टेज शो द सैचुरेशन इफेक्ट. इसके ऊपर एंजाइम का मैक्सिमम इफेक्ट होता है, इसके ऊपर एंजाइम काम नहीं करता. सो दिस सैचुरेशन जो इफेक्ट है लेट द मिकलिस एंड मेंटल टू जनरेट द थ्योरी ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स. तो एंजाइम का मैकेनिज्म इन्होंने समझाया था. अकॉर्डिंगली जो एंजाइम ई है फर्स्ट रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, तो कोई बनाता है ई एस एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, फिर ब्रेक होके प्रोडक्ट बनाता है ई प्लस एस, ये बनना है ई एस. इसका जो फैक्टर है एनर्जी है E2 है, इसकी रिवर्स की E1 है, इसका कांस्टेंट K3 है, इसका कांस्टेंट K4 है. तो यहाँ देख लीजिए इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पहले जो प्रोपोर्शनल बढ़ रही थी बाद में हाफ हो जाएगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फिर थोड़ा इन्वर्शन में आ जाती है. सो बोथ द स्टेप जो है आर रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल होते हैं. एंड K1, K2, K3, K4 आर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हैं इन रिएक्शन के लिए. तो ड्राइव द मैकलिस मेंटल इक्वेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो एंजाइम सबस्ट्रेट है एंड ब्रेक डाउन है उसको समझाया गया. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ E2S इज़ गिवन बाय ES DES अपॉन DT. इसको K1 E माइनस ES से समझाते हैं. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES टू EP इज़ नेग्लिजिबल. सिमिलरली रेट ऑफ ब्रेक डाउन माइनस से आएगा, जब टूटेगा ES टूट गया, धीरे धीरे टूटा सा K2 K3 है. When the reaction is steady state, the rate of formation is equal to the rate of breakdown. जब स्टीडी चल रही है तो जितना ब्रेकडाउन होगा उतना ये बनेगा. तो यहाँ K1 जो है इक्वल टू हो जाएगा K2 प्लस K3. तो इसको आप जोड़ दीजिए, इसको साथ में K2 प्लस K3 को K1 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा KM. KM जो है इसको कंबाइन करने से है K2 प्लस K3 अपॉन K1, इसको कहते हैं मिकलिस मेंटल कांस्टेंट KM. द स्टीडी स्टेट जो है इसकी ES अपॉन इसको साथ में ले लिया Km प्लस S ऐसे अटेन होती है. एंड सिंस द इनिशियल रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जो B है प्रोपोर्शनल टू ES है, तो K3 से आ जाएगा. बिना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो एंजाइम सैचुरेटेड हो जाता है इसके साथ, तो फिर ES कम्प्लेक्स बन जाता है. तो इसके लिए मैक्सिमम इसके ऊपर नहीं जाएगा, K3E आ जाएगा. तो वेलोसिटी K3 के बाद आ गई E प्लस Km प्लस S, इसके अकॉर्डिंग इसको ले लिया. डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 8 को 7 से, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया आपका B अपॉन B मैक्स क्या आ गया, इसके ऊपर ये आ जाएगा, K3 कट गया तो क्या बन गया आपका B V मैक्स S Km प्लस S. इसको मैकलिस मेंसन इक्वेशन कहते हैं.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इसकी डेरिवेशन तो पेपर में नहीं आएगी, बट इसके फार्मूला पूछा जाता है। सो व्हेन वी हाफ है, वी मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हाफ एस के एम प्लस एस इक्वल टू 2s, तो के एम इक्वल टू एस। जब मैक्सिमम जो हो रहा है सैचुरेशन में, तो कंसनट्रेशन के प्रोपोर्शन आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, के एम इज़ इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है हाफ। यानी जब उसके कंसनट्रेशन बराबर हो जाती है कांस्टेंट की, तो रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ हो जाती है, यानी उसके आगे नहीं जा सकती। यानी ये तब होता है जब कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वैल्यू ऑफ मिकलेस मेंसन को जो कांस्टेंट है इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी। जितना कांस्टेंट बढ़ जाएगा उतना एंजाइम कम काम करेगा। एट द लार्ज वैल्यू के एम मीन दैट द हाई सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इज नीडेड टू गेट हाफ वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन। जब ये ज़्यादा आ जाएगा तो इसमें उसको हाफ करना पड़ेगा, यानी जितना कांस्टेंट बढ़ रहा है उतना ही रिएक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर हो गया होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। सो नेक्स्ट जो हमारा आगे इसमें आता है दैट इज़ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, कम्युलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन लोअर द एंजाइम एक्टिविटी। सो प्रोडक्ट की जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी लो हो जाती है। सो एंजाइम मॉलिक्यूल मस्ट बी फ्री टू कंबाइन विद द मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट के साथ एंजाइम है उसको टूटना ज़रूरी है। अगर जुड़ा रहेगा तो रिएक्शन जो है स्पीड अप नहीं होगी, इसलिए उसकी ब्रेक डाउन ज़रूरी है। उसके बाद है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है, राइजिंग टेम्परेचर अफेक्टिवली हेल्प करता है एंजाइम एक्टिविटी को। तो बताया हुआ है एवरी 10 डिग्री राइज के ऊपर रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। बेसिकली जो ऑप्टिमम इसका है 25 से 40 डिग्री है, 70 से 80 चला जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, एंजाइम डी नेचर कर जाते हैं। राइजिंग टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज कराता है। फिर हाई टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स हैं हैव रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। हाई टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एक्टिविटी है मॉलिक्यूल की वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उससे पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और रिएक्शन हो जाती है। बट इसका एक ये भी नुकसान है, अभी एंजाइम जो है डी नेचर भी हो जाता है। फ्रीजिंग प्रिजर्व्स ऑफ द फूड फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज नाइदर द माइक्रोवेल एंजाइम एक्टिव। यानी अगर ज़्यादा ही लो टेम्परेचर कर देंगे फिर भी फूड बचा सकते हैं, जैसे फ्रीज में लगा दिया तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो काम नहीं करते, उनके एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। सो एंजाइम का पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर के साथ रोल दिया हुआ है। एंजाइम डिफर इन देयर सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर। एंजाइम का अपना अपना नेचर है, सेंसिटिविटी है टेम्परेचर की। बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं वो 100 डिग्री तक उनके एंजाइम एक्टिव रहते हैं। कई नॉर्मल जो हैं कोल्ड एरिया तक भी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आर्टिक जो है एरिया के हैं डी नेचर रेडली एट मॉडरेट टेम्परेचर, यानी आर्टिक एरिया में माइनस टेम्परेचर चाहिए उनको नॉर्मल करने के लिए। सो ऑर्गेनिज्म की बायोकेमिकल अडाप्टिविटी होती है एनवायरनमेंट की, तो ये एवोल्यूशन से ही आया है। उसके बाद है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच। जो पीएच की वैल्यू है वो भी एंजाइम एक्टिविटी काम करती है। कई पीएच कम के ऊपर काम करते हैं, कई ज़्यादा के ऊपर। अगर 7 के ऊपर काम कर रहा है न्यूट्रल है, 7 से कम है एसिडिक है, ज़्यादा ही कम है तो हाईली एसिडिक है, ज़्यादा 7 से ज़्यादा है तो हाईली अल्कलाइन है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे पेप्सिन है वो 2 pH के ऊपर काम करता है। ट्रिप्सिन जो वो है एंड पैनक्रेटिक जूस के साथ जो है ट्रिप्सिन वो 8.8 के ऊपर काम करेगा। पॉइजन एंड रेडिएशन। कोई पॉइजन होते हैं जैसे साइनाइड है, रेडिएशन में एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्टिवेटर के ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, इसको एक्टिवेटर कहते हैं। सो जैसे जाइमोजन है प्रो एंजाइम की फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उसको एक्टिव करने वाले जरूरी होते हैं। जैसे HCl है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, उसको एक्टिवेटर का नाम देते हैं। पेप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिनोजन आर जाइमोजाइन, इनएक्टिव है इसके लिए जाइमोजाइम कहते हैं। तो पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय हाइड्रोजन आयन इन द स्टमक, जो आपके थ्रू किससे आएगा वो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से।
वंस द स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्सिन और ट्रिप्सिन फॉर्म, बाकी अपने आप बाकी प्रो एंजाइम को एक्टिव कर देता है। इसको इसकी ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं, जो ऑटो एक्टिवेशन का नाम देते हैं। जो मैंने आपको बताया था पहले जब हमने डाइजेशन का किया था। इनहिबिटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी कम करते हैं, उसको इनहिबिटर कहते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ ही मैच करता है। इनहिबिटर पूरी इसकी मार्फोलॉजी होती है, फिट हो जाता है। कम्पिटिटिव जो पहले फिट हो गया, अगर इनहिबिटर फिट हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगी, अगर सबस्ट्रेट हो गया तो रिएक्शन चलेगी। उसको कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। जैसे मेलोनेट है, काफ़ी प्रोनाउंसिंग एग्जाम्पल है। सक्सीनेट से रिजेंबल करता है और इनहिबिट करता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी। कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हेल्प करती है। सल्फा ड्रग जो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर है इन सिंथेसिस ऑफ द फॉलिक एसिड इन बैक्टीरिया सेल बिकॉज दे कम्पीट विद द पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, इसको पावा कहते हैं। उसके साथ ये सल्फा ड्रग कम्पिटिटिवली बाइंड कर जाती है और एंजाइम इसका काम नहीं करता। उसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी। एंजाइम की जो रिएक्शन है रिवर्सिबिलिटी भी होती है। कई बार कम्पिटिटिव जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल हो जाती है, उसको तोड़ दें तो यानी इसका इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए, सबस्ट्रेट की ज़्यादा हो जाए तो रिएक्शन चल जाएगी। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट सपोर्ट लोकेंट की हाइपोथेसिस। इट शो द सब्सटेंसेस स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम। सो कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सबस्ट्रेट से मैच करते हैं बट उसको तोड़ नहीं सकता। नॉन कम्पिटिटिव होती है, इसमें कोई मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें जो इसका इनहिबिटर है वो परमानेंटली बाइंड कर जाएगा। जैसे साइनाइड है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको इनएक्टिव कर देता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, जब एक बार जुड़ जाए दोबारा टूटता नहीं, इससे एनिमल की डेथ हो जाती है इमीडिएटली साइनाइड खाने से, क्योंकि रेस्पिरेटरी चेन रुक जाती है। तो इसके लिए इसकी इरिवर्सिबिलिटी है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए रिवर्सिबल है ये, नॉन कम्पिटिटिव की इरिवर्सिबल है। उसके बाद आती है एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक क्या होता है, कुछ ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि इसकी एक्टिव साइट के ऊपर काम नहीं करते। यानी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं उसकी एक एक्टिव साइट होती है, एक होती है एलोस्टेरिक साइट। जो इनहिबिटर्स हैं उनको मॉडिफायर भी कहेंगे या मॉड्यूलेटर कहेंगे। जो साइट में जहाँ वो फिट हो जाते हैं उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइज। चेंज इन ऑफ द एक्टिव साइट होम प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू एंजाइम एंड स्टॉप द रिएक्शन। यानी अगर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर इनहिबिटर रुक गया तो एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा। इसको कहते हैं एलोस्टेरी या एलोस्टेरिक इनहिबिशन। जैसे ये देखिए एंजाइम, जो एलोस्टेरिक साइट है इसको जब बाइंड कर रहा है इसका मॉड्यूलेटर है। अगर मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा तो इसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा। अगर इसके साथ मॉड्यूलेटर इनहिबिटर है अगर तो इसकी सिमेट्री चेंज कर देगा, इसलिए वहाँ फिट नहीं करेगा। जैसे इसको सोचिए अभी ये इसको बंद करवाएगा, इनहिबिटर है एलोस्टेरिक पे जुड़ गया, ये इसकी नॉर्मल साइट है, इसने इसकी साइट को डिफॉर्म कर दिया, अब ये सबस्ट्रेट यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। इसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो रिएक्शन रोक देता है। जैसे ग्लूकोज एटीपी जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट है, जो इनहिबिट कर देगा हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी। यानी जब एक बार यहाँ फास्फेट जुड़ गया तो हेक्सोकाइनेज काम करना बंद कर देगा। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसको रोक देता है एक्टिविटी को। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, आपको मैंने बताया था वो ज़रूरी है, उसमें बॉन्ड चेंज होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। को रिएक्टिविटी in enzyme molecule comprising two or more subunit binding of one substrate molecule to active site of one subunit cause the all subunit to assume their active conformation by induced with mechanism। यानी इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जब जो बाइंड कर जाएगा इसकी सारी एक्टिव फॉर्म बन जाएंगी। जो इनएक्टिव फॉर्म है मल्टीवलेंट एंजाइम है, इसके अलग अलग सब यूनिट बिखरे पड़े हैं। जब यहाँ सबस्ट्रेट जुड़ गया सारे एक्टिव होके एक फॉर्म ले लेंगे और इसके साथ बाकी सबस्ट्रेट भी जुड़ जाएंगे। इसको कहते हैं को रिएक्टिविटी। नॉमेनक्लेचर एंजाइम का मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दिया था, ये देख लीजिए। एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के सुफिक्स में एज लगता है, जो काम करता है उसका साथ सबस्ट्रेट के इसका नाम। सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रेज है, लाइपेज है लिपिड के लिए, प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज, डीएनए के लिए आरएनए के लिए न्यूक्लियेज है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। उसके बाद एंजाइम जो है वो नेम्ड थे अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन दे कैटलिज। किस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। जैसे डीहाइड्रोजनेज है, ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। पॉलीमरेज है, ये ऐड करेंगे। मोर रिसेंटली न्यू मेथड यहाँ बना है इसके नॉमेनक्लेचर का। इसके दो पार्ट हैं एंजाइम के, फर्स्ट इंडिकेटिंग इट्स सबस्ट्रेट, सेकेंड इंडिकेटिंग द रिएक्शन। जैसे ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमाइनेज, ये पूरा एंजाइम है, ये क्या करता है ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड फ्रॉम सबस्ट्रेट ग्लूटामेट
टू द सबस्ट्रेट पायरूवेट, यानी एक सबस्ट्रेट के दूसरे सबस्ट्रेट कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को बढ़ा रहा है, कैटलिस्ट कर रहा है। डिटेल मेथड ऑफ नेमिंग जो है इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। एंजाइम की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम की कैटेगराइजेशन दी हुई है आईयूबी ने। इसमें फर्स्ट आता है ऑक्साइडो रिडक्टेज, ऑक्साइडो रिडक्टेज का पहले टाइप है ऑक्साइडेज रिडक्टेज। उसके बाद जो सॉरी 1 सेकेंड एग्जाम्पल दी हुई है इसकी। उसके बाद दूसरा आता है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज, लाइगेज, ये इसके टाइप से देख लीजिए। ऑक्साइडो रिडक्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है रिडक्शन। जो दोनों को कराता है उसको ऑक्साइडो रिडक्टर्स कहते हैं। ऑक्सीडाइजेज जो ऑक्सीडेशन कराता है, ऑक्सीजन ऐड कराता है, हाइड्रोजन रिमूव कराता है, उसको ऑक्सीडाइजेज कहते हैं। जो रिडक्शन कराता है वो रिडक्टेज होता है, वो हाइड्रोजन ऐड करेगा, ऑक्सीजन रिमूव करेगा। ये मैंने आपको बता दिया था। जैसे साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, ये ऐड करा रहा है ऑक्सीजन। इसमें दूसरा है 3-फॉस्फोग्लिसराइल डिहाइड्रोजनेशन करा रहा है। रिडक्टेज जो है रिडक्शन करवाएगा, ठीक है ना। ट्रांसफरेज है ग्रुप ट्रांसफर कराएगा कोई स्पेसिफिक चीज़ को। जैसे एक्सोकाइनेज है फास्फेट कराता है, ग्लूकोज के साथ है ग्लूकोज यानी 6 फास्फेट बन गया है, 1 फास्फेट बन गया। ग्लूटामेट पायरुवेट, ग्लूटामेट से पायरुवेट को ट्रांसफर कर रहा है। ग्लूटामेट पायरुवेट एलानिन बन गया, कीटा ग्लूटारेट बन गया, ग्लूटारेट को चेंज कर दिया। हाइड्रोक्सिलेज तोड़ेगा, इसको छोटी फॉर्म में तोड़ेगा, स्प्लिटिंग कराता है, इसको हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। जैसे स्टार्च ग्लाइकोजन को माल्टेज आइसोमाल्टेज लिमिट एक्सट्रीम में कर दिया अमाइलेज ने। लाइसेज होता है ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना। जैसे फ्रैक्टोज दिस फास्फेट है, इसमें एल्डोलेज है, दोनों में स्प्लिट कर दिया इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन DHAP। ये ग्लाइकोलाइसिस में स्प्लिटिंग का साइकिल आता है, उसमें मैंने आपको करवाया था। तो कम्पिटिटिव एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन में पढ़ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आइसोमरेज। आइसोमरेज होता है जो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट है, इसको फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में चल देगा, इसका नाम आइसोमरेज है। लाइगेज जोड़ना, पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सैलो एसीटेट, दोनों पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी, ऐड कर दिया। ओल्ड क्लासिफिकेशन में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो स्प्लिट करता है, जैसे माइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज। एंड डी डेस्मोलाइजिंग एंजाइम है डेट कैटालिज रिएक्शन डेट अदर देन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलाइसिस, यानी जो हाइड्रोलाइसिस से अलग रिएक्शन है उसको हम डी डेस्मोलाइजिंग कहते हैं। एंजाइम कहाँ बनते हैं, ये जीन के अकॉर्डिंग करते हैं। बेडल एंड टॉटम का मैकेनिज्म था, 1 जीन 1 हाइपोथेसिस, यानी DNA जो है उसमें मैसेज होता है, एक्टिव रेप्लिकेशन करता है, तो इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होती है, एंटीसेंस कोडोन, फिर वहाँ मैसेंजर RNA बनता है, मैसेंजर RNA से tRNA जुड़ेगा, फिर प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन मैंने बताया था आपको, DNA से RNA से प्रोटीन, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम बनता है, जो मैंने आपको बताया था। रेगुलेशन क्या है एंजाइम एक्टिविटी की, जीन एंजाइम लेवल के ऊपर कंट्रोल होता है। जैसे आपको मैंने बताया नेगेटिव फीडबैक, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़नी शुरू होगी तो वो नेगेटिव मैसेज दे देगा सबस्ट्रेट को, उसकी बाइंडिंग रोक देगा, इसको नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं। ये आपको मैंने बताया था। जैसे नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन है, एंजाइम यहाँ दिया हुआ है, DNA से मैसेंजर RNA राइबोसोम बन गया, जैसे अमाइनो एसिड कैरिंग tRNA लिया, थ्रेओनीन 1 एंजाइम जो है थ्रेओनीन डीमाइनेज ने इंटरमीडिएट 1 बनाया, फिर BCDE, फिर बन गया आइसोलिसिन। जहाँ पे जो 1 एंजाइम है ये रुक जाएगा, यानी आइसोलिसिन जब बन गया तो ये मैसेज देगा एंजाइम फर्स्ट को, यहाँ पे ही रिएक्शन रुक जाएगी, आगे रिएक्शन चलेगी नहीं, इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। उसके बाद जीन लेवल के ऊपर भी होता है, जीन जो है DNA कंट्रोल करता है कौन सा कोडोन एंटी कोडोन बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर जीन में म्यूटेशन आ गई तो एंजाइम डिफॉर्म्ड बनेगा। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, काइंडली मुझे कमेंट करना। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने श्योरली साथ साथ लिख लिया होगा शॉर्ट हैंड, एंड नो यू कैन ईजिली अप्लाई दिस आइडिया टू सॉल्व द कंसेप्ट, और आपको काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम क्रैक करने में। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन आ जाए, यू कैन ईजिली कमेंट दैट आंसर। सो और भी वंडरफुल आपको वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने हो, पैकेज सब्सक्राइब किया है, एंड आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी मैटर करेगा, हाउ मच यू ग्रेस फ्रॉम मी।
सो वीडियो स्टूडेंट्स कैसा लगा काइंडली कमेंट करना। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना, और बाकी के वंडरफुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड गुड लक।